हेलो बच्चों, फंडामेंटल मैथमेटिक्स में आपका लेक्चर 4 में आपका स्वागत है। ठीक है, ये आपका लेक्चर 4 है और इसके पहले आपने अगर 3 लेक्चर नहीं देखा है तो आप उसे जरूर देखें। ठीक है, क्योंकि मैं हर वीडियो में और हर बार मैं बच्चों को यही चीजें बोलता हूँ कि आपको बेसिक क्यों पढ़ना चाहिए। तो बेसिक इंपॉर्टेंट होता है हमारे लाइफ में, हर जगह यूज होता है। ठीक है, जब भी आप किसी भी तरह का कंपटीशन आप एग्जाम फेस करोगे लाइफ में, तो वहां पे क्वेश्चंस का जब फ्रेमिंग होता है तो बेसिक उसमें इनबिल्ड रहता है। ठीक है, बेसिक टर्म या इंफॉर्मेशन जो होता है उसमें क्या होता है, पहले से ही इनबिल्ड रहता है, इंक्लूड रहता है। ठीक है, उसमें बच्चों को ये समझना होता है कि ये बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो कहाँ से किस तरीके से अप्रोच कर रहा है। तो इसलिए आपको पढ़ना बहुत जरूरी है। तो इसके पहले मैंने 3 लेक्चर्स लिया है, आप उसे जरूर वीडियो वॉच कीजिएगा, इससे आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा। ठीक है, ये होम्योपैथिक की तरह काम करेगा। ठीक है, थोड़ा सा समय लगेगा लेकिन आपका जब ये ठीक हो जाएगा तो आप बहुत अच्छे से सोल्व कर पाओगे। ठीक है, अच्छे से क्वेश्चंस को। चलो, इसके पहले मैंने बताया था, इसके पहले वाले वीडियो में परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशंस के बारे में, उस टर्म को मैंने डिफाइन किया था, वो किस तरीके से वर्क करता है वो मैंने बताया था। आज हम लोग स्टडी करेंगे अप्रोक्सीमेटली एंड इक्वल्स क्या है चीजें, उसको हम लोग समझते हैं। ठीक है, फिर हमारा टॉपिक है आज का, फिर हमारा मीनिंग ऑफ ई एक्स पी करली ब्रैकेट एक्स जो होता है, जो हम लोग एक्सपोनेंशियल फंक्शंस पढ़ते हैं, इसके बारे में स्टडी करेंगे। अर्थात इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं नेचुरल लॉग्स के बारे में। ठीक है, कॉमन लॉग के बारे में पढ़ेंगे। फिर हमारा स्मॉल पाई है। ठीक है, जो हमारा क्या बतलाना चाहता है, जो हम लोग मेंसुरेशंस में पाई का वैल्यू 3.147 जो यूज करते हैं उसके बारे में डिटेल जानेंगे। फिर हमारा इरेशनल नंबर जो है दो फेमस है, एक हमारा एक्सपोनेंशियल से जो हमारा ई आता है, नेपियर कांस्टेंट एंड पाई, ये दोनों हमारा इरेशनल नंबर होता है, इसके बारे में हम लोग समझेंगे। हम लोग फिर समझेंगे एलजी और एलएन में क्या चीजें चलती है, वो कब यूज करते हैं, इसके बारे में आज हम लोग समझेंगे। और फिर हमारा समेशन के बारे में, एंड समेशन को हम लोग कहाँ कहाँ यूज करते हैं। ठीक है, जैसे आपने स्टैटिक्स में क्लास 10th में पढ़ा होगा, ठीक है, या 9th में एक समेशन, एक सिग्मा करके आता है नोटेशन, दिस इस तरह से, है ना। तो वो चीजें हम लोग इतना आज हम लोग स्टडी करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले है अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स का मतलब क्या होता है, आप समझेंगे अच्छे से। ठीक है, जैसा इसमें बताया जा रहा है कि ए अप्रोक्सीमेटली बी, अगर ए और बी अप्रोक्सीमेटली बी है, इसको रीड करने के लिए बताया गया है कि आप इसे इस तरह का नोटेशंस का क्या करोगे। तो ए इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू बी, इसका मतलब है कि लगभग लगभग या नेबरहुड, नियरेस्ट वैल्यू वो उसका क्या है, बराबर है। एग्जैक्ट वो इक्वल नहीं है। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली इक्वल है। जैसे हम इसका एग्जांपल आपको बताए हैं कि जैसे पाई का जो वैल्यू होता है एग्जैक्ट हमें नहीं पता है, ना ही आपको पता है। 22/7 बच्चों ये एक रेशनल नंबर है, लेकिन पाई इरेशनल नंबर है। ठीक है, तो ये क्यों होता है ये मैं समझाऊंगा, इसमें सारा चीजें आ जाएगा, पाई क्यों आया था, सारा चीजें हम लोग समझेंगे इसमें। तो पाई का अप्रोक्सीमेट वैल्यू जो होता है वो 3.14 होता है, इसको हम लोग 3.14 एग्जैक्ट मान करके चलते हैं। ठीक है, ये अप्रोक्सीमेट होगा। ठीक है, और ये भी हमारा अप्रोक्सीमेट है 2.718। ठीक है, तो इसी चीज को जो है अप्रोक्सीमेट बी मींस क्या होता है, दिस आप इक्वल टू बोल सकते हैं, अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ ए इज इक्वल टू बी आप बोल सकते हो। ठीक है, या फिर आप इस तरीके का सिंबल भी दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसका नंबर लाइन पे आप लोगों ने नंबर रिप्रेजेंट करने के लिए सीखा होगा 8th 9th में। तो डेसिमल्स का 2 डिजिट तक 3 डिजिट तक हम लोग क्या करते थे, नंबर्स को रिप्रेजेंट करते थे। ठीक है, तो वो चीजें जो है हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा रिकॉल करेंगे। ठीक है, दो हम करेंगे और दो आपको करना है, हम समझाते हैं आपको क्या कहा जा रहा है। राइट अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ फॉलोइंग नंबर्स। ठीक है, अब इसमें ये नंबर जो है बच्चों 2.431704 अप टू 2 डिजिट ऑफ डेसिमल। आपको करना क्या है, 2 डिजिट का डेसिमल तक आपको इसका वैल्यू लिखना है। तो डेसिमल के बाद आपका 2 डिजिट ये है 3 है ना। तो ये नेक्स्ट डिजिट मेरा क्या है, ये 1 है। 1 जो है 5 से छोटा है या बड़ा है, ये जनरली देखा जाता है। अगर 5 का लेफ्ट साइड है
तो आपका चीजें क्या है, चेंजिंग नहीं होगा, अर्थात आप जीरो में इसे बोल सकते हो। अगर आपका जो ये है, आपका अगर इससे बड़ा है, ठीक है, तो आप क्या कहोगे, एक बढ़ा करके ये डिजिट लिखा जाता है। ये चीज आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो इसीलिए जो है ये थोड़ी सी जो है इसके लिए मैंने बताया है आपको। जैसे मैंने इसमें क्या बताया है, ये 1 जो है क्या है, लेस देन 5 है। मेन मुद्दा 5 पे ही चलता है, ठीक है। तो इसमें क्या है, ये जो हो गया आपका 30 से लेकर के आपका ये 40 के बीच में जाएगा, ठीक है। 31 कहाँ आ रहा है, 30 टू 40 के बीच में आएगा, लेकिन 31 इज क्लोजेस्ट टू 30, मतलब ये 30 के क्लोजेस्ट है, नियरेस्ट किसका है, 30 का। तो ये जो जीरो में ये यही चीजें चला गया, ठीक है। तो ये डायरेक्ट हम लोग क्या बोलेंगे, 2.43, और कुछ नहीं है। अगर ये देखो इसमें क्या है, थर्ड नंबर में मैंने बोला है 2 डिजिट ऑफ डेसिमल्स। आपको फिर 2 डिजिट के ही बारे में बात कर रहा है, तो 5 जो है इक्वल टू क्या है, वो 5 का ही एग्जैक्ट है। तो ये आपका जो है बच्चों वो क्या है, 651 के क्लोजेस्ट है। तो आप इसे सिंपल, आप कुछ नहीं करोगे, एक बढ़ा करके लिख देना है, ठीक है। चलो, ये आपका क्या करेगा, इसमें इंक्लूड हो जाता है। नेक्स्ट हमारा है मीनिंग ऑफ एक्सप्रेशन, करली ब्रैकेट एक्स। इसको हम लोग जैसे इस तरीके से अगर हम लोग लिखते हैं ई एक्स पी, अगर साइन एक्स लिखा हुआ है इस तरीके से, तो इसका मतलब हो गया ई टू द पावर साइन एक्स। अगर ई एक्स पी अगर हमारा कोई एफ ऑफ एक्स लिखा हुआ है इस तरीके से, तो आप ई टू द पावर एफ ऑफ एक्स समझोगे, ठीक है। ये वही चीजें है, आप समझना अच्छे से, बारी बारी से मैं समझाता हूँ हर चीजें। ये बहुत ही ज्यादा क्वेश्चंस में फ्रेमिंग होता है, ठीक है। आपने पढ़ रखा है ई टू द पावर एक्स समथिंग समथिंग, जो भी हो, ई के पावर में अपने फंक्शंस पढ़ा है, लेकिन ई के पावर में इसको ऐसे ना लिख करके आपको इस तरीके से पढ़ा है, और ये इसको ना लिख करके ऐसे लिख देता है, क्वेश्चन में फ्रेम करता है। तो चीजें क्या है, आपको मतलब पता होना चाहिए। ये ए एक्स पी जो लिखा गया है एक्चुअली एक्सपोनेंशियल्स के बारे में बताता है, या आप एक्सप्रेशन भी बोल सकते हो। ये करली ब्रैकेट x जो है इज रीड एज एक्सपोनेंशियल ऑफ x, ठीक है। अब यहां से क्या हो जाएगा, ये ए एक्स पी है ना, जो एक्सपोनेंशियल ई एक्स लिख सकते हैं, एक्सपोनेंशियल ऑफ x मतलब e टू द पावर x, ठीक है। इसी को मैंने यहाँ पे अभी समझाया था कि जैसे ए एक्स पी अगर एक्सपोनेंशियल इस तरह से लिखा गया है कि साइन थीटा प्लस का कॉस थीटा, तो आप क्या लिखोगे, ए का पावर में ये सारा आ जाएगा, है ना, साइन थीटा प्लस का कॉस थीटा। कोई दिक्कत है नहीं है। अगर इसी चीजें को मैं यहाँ पे लिखना चाहूंगा, तो ये सारा का सारा पावर में आ जाएगा, ई 1 माइनस एक्स प्लस का एक्स स्क्वायर हो गया। तो इसी को मैंने रीअरेंज करके लिखा ई टू द पावर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस का 1। ये क्लियर होगा आपको, यहाँ तक समझ रहे हो आप लोग। चलो, अब ये जो है मीनिंग ई, ये क्या है, ये एक्चुअल नेपियर कांस्टेंट है। क्या है, नेपियर कांस्टेंट। हमारे क्या है, बताता हूं मैं नेपियर्स के बारे में थोड़ा आपको। आप जैसे अपने क्लास में बहुत सारे बच्चे देखा होगा, है ना, आप भी उसमें होंगे। तो बहुत सारे बच्चे का क्या होता है, टीचर्स के द्वारा बताया गया कॉन्सेप्ट समझ में आ जाता है, ठीक है। लेकिन किसी किसी बच्चे को 1 से 2 बार 10 बार भी बताने पे कभी कभी समझ में नहीं आता है, ठीक है। क्योंकि वो चीजें जो है कहीं ना कहीं उसका माइंड से बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं है ना। इस वजह से भी हो सकता है, या फिर किसी और कारणवश से वो समझता नहीं किसी कॉन्सेप्ट को। तो नेपियर का भी वही हाल था, ठीक है। तो नेपियर को समझ में नहीं आ रहा था लॉग, ठीक है, सॉरी लॉग नहीं, वो कैलकुलेशन समझ में नहीं आ रहा था, ठीक है। तो वो चीजें क्या हुआ, बच्चा जो है अपने टीचर से बार बार पूछे, लेकिन बच्चा क्या हुआ, बाहर निकल गया क्लास से। एंड अगेन वो क्या हुआ, उसने खुद गलती से उससे रिसर्च हो गया था क्या, लॉग के बारे में। और लॉगरिथम का यूज जनरली हम लोग कैलकुलेशंस को सिंप्लीफाई करने में करते हैं। जहां भी आपको लेंदी कैलकुलेशन दिखाई देता है, वहां पे कैलकुलस में जनरली आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो कैलकुलेशंस को क्या कर देता है, लॉग जो होता है बहुत ही इजीली कैलकुलेट कर देता है, ठीक है। तो ये बहुत ही अच्छा चीज है, वो उन्होंने खोज दिया नेपियर साहब ने, ठीक है। ये 1600 की बात है, आप सर्च कर लेना, ठीक है। एग्जैक्ट मुझे सन पता नहीं है, याद नहीं है, ठीक है। चलो, इसमें क्या है, इसके बारे में बहुत कुछ पढ़ना है मुझे, ई के बारे में, ठीक है। ये क्या है, कांस्टेंट है। ये आपका क्या है बच्चों, ये कांस्टेंट है, जिसे आप ई बोल सकते हो, या एलर नंबर भी बोल सकते हो, या नेपियर कांस्टेंट भी बोलते हैं हम लोग, ठीक है। तो ए का पावर एक्स का जो एक्सपोनेंशियल का जो सीरीज होता है 1 प्लस, ठीक है,
x का पावर 1 बाई फैक्टोरियल 1, x का पावर 2 बाई फैक्टोरियल 2, x का पावर 3 बाई फैक्टोरियल 3 एंड सो ऑन। ये होता है हमारा एक्सपोनेंशियल सीरीज। इसे हम लोग प्रूफ करेंगे आपका टेलर सीरीज से, ठीक है, या मैक्लोरेंस थ्योरम से सारा का सारा ये प्रूफ हो जाता है। तो मैक्लोरेंस थ्योरम हालांकि आपका सिलेबस में नहीं है, लेकिन मैं आपको प्रूफ करूंगा सारा सीरीज को भी। इज कॉल्ड एक्सपोनेंशियल सीरीज पुट x इज इक्वल टू 1, ठीक है। अगर आप x इज इक्वल टू 1 पुट करोगे बच्चों, तो ये जो है वैल्यू आप कुछ कुछ कैलकुलेट करोगे तो आप जनरली 2.5 से आगे 2.7 तक जा सकते हो, ठीक है। लेकिन ये एग्जैक्ट वैल्यू आप कैलकुलेट नहीं कर सकते, ये इन्फिनिटी की ओर अप्रोच कर रहा है, तो इसलिए आप यहाँ पे जो है अप्रोक्सीमेट वैल्यू, मैंने अभी बताया था पिछले स्लाइड में कि इसका जो वैल्यू होता है वो अप्रोक्सीमेटली हम लोग लेकर के चलते हैं, ठीक है। इसीलिए चलो आगे आते हैं। ये फैक्टोरियल्स के बारे में मैंने पिछले क्लास में बता दिया था। जैसा कि आप देखें ए का पावर 1 में क्या होता था, आप इसे ब्रेक किया है ना, तो 1 प्लस 1 बाई 1 प्लस 1 बाई 2 फैक्टोरियल को मैंने 1 इंटू 2 लिखा, और 1 बाई 2 ये क्या लिखा गया देखो मैं समझा रहा हूँ। e का पावर 1, तो ये 1 प्लस का 1 बाई 1 फैक्टोरियल 1 बाई 2 फैक्टोरियल प्लस 1 बाई 3 फैक्टोरियल प्लस डॉट डॉट डॉट। तो इस चीज को आप कैसे लिख सकते हो, 1 बाई 1 है ना, दिस को ऐसे मैंने लिख दिया 1 बाई 1 इंटू 2 प्लस का 1 बाई 3 फैक्टोरियल्स को 1 इंटू 2 इंटू 3 प्लस का डॉट डॉट डॉट। आप इसे कैलकुलेट करोगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 हो गया ऐसे ही, और ये आपका 0.5 हो गया, प्लस का इसे जब आप 6 से डिवाइड दोगे है ना, 1 डिवाइडेड बाई 6, तो ये जनरली जो है ई का वैल्यू जो होने वाला है अप्रोक्सीमेट 2.718। आप जब ऐड करोगे कुछ टर्म तक तो आपको ऐसा वैल्यू मिलने वाला है, ठीक है। इसे इसलिए आप इसे बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट मान के चलना ट्रिपल स्टार में, ठीक है। ई का वैल्यू बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है जानना। अब बच्चे का दिक्कत क्या होता है, मैंने यहाँ पे ऑब्जर्व किया है क्लास 8, 9 और 10th वाले बच्चों को, जहां तक कि मैंने 11th वालों के बच्चों को भी मैंने देखा है, ये माइनर मिस्टेक है और बच्चे अपने छोटी मोटी गलतियां पे ध्यान नहीं देते हैं, ठीक है। आपको उस गलतियों को अभी से सुधारना है। क्या गलती करते हैं बच्चे, जो देखें, ठीक है। जनरली मैंने इस बात को ऑब्जर्व किया है कि आपने पाई कभी कभी ऐसा भी लिख दिया, आपने ऐसा भी लिख दिया, ठीक है। ये गलती कब करते हैं, जब आप मेंसुरेशंस पढ़ रहे थे, ठीक है। तो ये पाई का जो कॉन्सेप्ट है बच्चों, आपने जहां जहां स्फेरिकल पार्ट या स्फेयर नहीं, ठीक है, सर्कल का टाइप का जैसा शेप आपको दिखाई दे, जहां जहां आपको सर्कल दिखाई दे, गोलाकार दिखाई दे, वहां वहां आपका पाई का कॉन्सेप्ट आ जाता है। तो जैसे आपने पाई से रिलेटेड अर्थात गोल से रिलेटेड, सर्कल से रिलेटेड आपने तो सर्कल पढ़ा, ठीक है, राइट सर्कुलर कोन भी पढ़ा, सिलेंडर पढ़ा, स्फीयर पढ़ा। इन सारे में आपका फॉर्मूला में एरिया में या वॉल्यूम जो भी हमारा 2D एंड 3D फिगर्स में अकॉर्डिंग हम लोग एरिया एंड वॉल्यूम फाइंड आउट करते हैं। 2D फिगर्स का सिर्फ एरिया निकलता है या पेरीमीटर निकलता है, ठीक है। 3D फिगर्स का हमारा तीन चीजें निकलता है, वॉल्यूम निकलता है, एक लेटरल सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट होता है। तो इसमें जो चीजें होती है, जहां जहां आपको गोल दिखाई देगा वहीं वहीं पाई पर कॉन्सेप्ट यूज होता है। तो आपने ऑब्जर्व नहीं किया है, ये गोल का पीछे का रीजन क्या है कि पाई आ रहा है क्यूब में या क्यूबॉइड में या क्वाड्रिलेटरल में या ट्रायंगल्स में। कभी आपने पाई देखा, नहीं देखा, क्यों नहीं देखा, आप यहाँ पे समझोगे चीजें को, ठीक है। तो बच्चों को मैंने क्या देखा है कि ये वाला पाई और ये वाला पाई दोनों को वो सेम ही समझने लगते हैं, वो गलत चीजें है। ये स्मॉल पाई है, ये कैपिटल पाई है। इसके मतलब क्या होता है अगले क्लास में या अगले लेक्चर्स में हम डिटेल एक्सप्लेन करेंगे। फिलहाल समझेंगे कि ये कंटिन्यूड प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करता है, और ये जो होता है पाई का जो वैल्यू होता है बच्चों 22/7 जो आप एज्यूम करके चलते हो, वो एक्चुअली होती क्या है वो हम लोग समझेंगे, ठीक है। जैसे ये समझो बच्चों कि ये क्या है, एक सर्कल है और ये आपका क्या है, सरकमफेरेंस है, और ये आपका डायमीटर है। आप कभी भी किसी भी चीज को, आपके पास अगर ये पेन है, ठीक है, तो ये पेन का जो बच्चों मान लो कि ये एंड पॉइंट जो है, मान लो ये सर्कल है, तो ये सर्कल का कुछ ना कुछ तो आपका सरकमफेरेंस आएगा ही। आपका पेन का ये कितना थिकनेस है, क्या है, वो उस पे डिपेंड करता है। तो ये सरकमफेरेंस और डायमीटर, सरकमफेरेंस को जो मेजर करोगे उसको न्यूमरेटर में, और डायमीटर का मेजरमेंट जो है
उसको डिनोमिनेटर में रखना और उसे सिंप्लीफाई करना। देखना आपका वैल्यू जो है अप्रोक्सीमेट, ठीक है, 22/7 अर्थात 3.147 का लगभग लगभग रहता है। इसीलिए जो है पाई का कॉन्सेप्ट था, ये बहुत पहले से चलता आ रहा है। कब से? जब लोगों को जो है किसी भी तरह का सामान कैरी करने में बहुत ज्यादा मुश्किल हो रही थी, तब उसका दिमाग में आया था। बहुत पहले जब हमारे पास चक्का का निर्माण नहीं हुआ था, तब से ये दिमाग में आया और तब से हमारा ये मेजरमेंट देखा गया। ठीक है, अब चक्का समझ रहे ना, व्हील, है ना, तो वो चीजें वहीं से कॉन्सेप्ट है इसका पाई का। तो इस बात को समझना आप लोग, ठीक है। तो ये स्मॉल पाई है, मीनिंग ऑफ पाई, यानी स्मॉल पाई में क्या होता है, पाई इज जस्ट अ सिंबल विच रिप्रेजेंट रेशियो ऑफ सरकमफेरेंस टू डायमीटर ऑफ एनी सर्कल, ठीक है। दैट मीन्स दिस, है ना, मैंने यहाँ पे लिखा है पाई जो है एक्चुअली सरकमफेरेंस जो है ना बच्चों और डायमीटर का ये रेशियो है, ठीक है, मैंने इसके बारे में भी बता दिया। और ये कैसा नंबर होगा, एक कांस्टेंट होगा जो पाई दिस होगा या फिर ये दिस के बराबर होगा, ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। आप मेजर करना, ये 22/7 जो है, अगर 22 सरकमफेरेंस अगर लेते हो तो उसका डायमीटर 7 ही आएगा, ठीक है। नेक्स्ट, अब हमारे पास इस दुनिया में मैथमेटिक्स में, ठीक है, दो इरेशनल नंबर फेमस है। पहला नेपियर कांस्टेंट जो हमारा ई होता है, ठीक है, नेचुरल लॉग का जो बेस होता है, और दूसरा हमारा स्मॉल पाई। ये दो नंबर जो है बच्चों फेमस इरेशनल नंबर है, इसको मैंने यहाँ पे मेंशन किया है, ठीक है। अब हम लॉगरिथम पे आते हैं, लॉग को डिफाइन करने की कोशिश करते हैं, क्या बोलना चाह रहा है लॉग, है ना, एक नया टर्म आ रहा है आपके पास, ठीक है, तो समझना लॉगरिथम और लॉग, एलओजी, लॉगरिथम को शॉर्ट में हम लोग एलओजी बोलते हैं, लॉग, ठीक है। इसको क्या करते हैं भाई साहब, LOGXA, इस तरह से कैसे हम लोग पढ़ेंगे, पढ़ने के लिए पहले सीखते हैं, ठीक है। इज रीड एज log ऑफ x टू द बेस a, ये log ऑफ x टू द बेस a, ठीक है, इसको हम लोग पढ़ेंगे, या फिर क्या पढ़ेंगे, लॉगरिथम ऑफ x टू द बेस a या बेस a, ठीक है। इसी को हम लोग जो है डिफाइन होने के लिए मुझे जो फंक्शंस बनती है, मान लो कि y इज इक्वल टू लॉग x टू द बेस a है, इसका डिफिनेशंस का जो कंडीशन बनता है, x को हमेशा पॉजिटिव होना पड़ेगा, a को भी पॉजिटिव होना पड़ेगा, और a जो होगा कभी भी 1 के बराबर नहीं होगा। आप इसके बारे में ऐसे भी बोल सकते हो कि a इज ग्रेटर देन 1, ठीक है, एंड साथ में जो होगा a का जो कंडीशन बनेगा, ठीक है, 0 से 1 के बीच में बनेगा, ठीक है। इसको ऐसे नहीं बोलोगे तो आप ऐसे भी बोल सकते हो। तो यही चीजें मैंने यहाँ पे लिखा है कि अगर इसे डिफाइन करना है आपको लॉग को, तो ये चीज, यानी यहाँ पे जो x है, यहाँ पे प्लेस का, यहाँ पे पोजीशंस का क्या नाम पड़ता है वो भी अभी मैं बताऊंगा, ठीक है। ये x को जो है वो ऑलवेज पॉजिटिव होना पड़ेगा, हमेशा पॉजिटिव, ठीक है। और बेस जो है बच्चों वो भी हमारा पॉजिटिव होना चाहिए, और बेस कभी भी 1 के बराबर नहीं होना चाहिए। इस टाइप का आपको जो है बहुत ही ज्यादा डोमेन पूछ दिया जाता है, और इस कंडीशंस के अकॉर्डिंग हम लोग उसको डोमेन निकालते हैं, ठीक है। फंक्शंस में बहुत ज्यादा यूज होता है। इस x को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, आर्गुमेंट बोलते हैं। लॉग का क्या होता है, आर्गुमेंट बोलते हैं, और ये बेस होता है लॉग का, ठीक है। चलो इस चीज को हम लोग समझते हैं, इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग क्या इसमें ये डिफाइन होगा या नहीं होगा, ठीक है। आपका log 4 टू द बेस 3 है, ये कैसा नंबर है, ये नेगेटिव है, क्या बेस नेगेटिव होगा, दिया है नहीं, ये पॉजिटिव है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड, ठीक है। अब यहाँ पे ये आर्गुमेंट ही -5 मैंने कंसीडर कर लिया, आपको सिर्फ जज करना है डिफाइंड और नॉट डिफाइंड, ओके। आगे की बात हम लोग आगे करेंगे। -5 ये आर्गुमेंट मैंने ले लिया, यहाँ पे मैंने बताया था कि आपको पॉजिटिव होना चाहिए, बट ये निगेटिव होने की वजह से ये डिफाइन नहीं होगा, ठीक है। ये log 7 टू द बेस 1 की वजह से बेस को 1 के बराबर नहीं होना है, क्यों, क्योंकि अगर 1 होता है तो log 1 पे जो वैल्यू होता है वो 0 हो जाता है। आगे हम लोग चर्चा करेंगे इस पे, ठीक है, जब लॉगरिथम फंक्शन हम लोग स्टडी करेंगे। नॉट डिफाइंड, ओके।
अब इस चीज को हम लोग डिफाइन क्यों बोलते हैं? एक्चुअली ये लॉगरिथम जो होता है, ये बेस का पावर कितना हम ले कि आर्गुमेंट के बराबर होता है, यही हमारा लॉग का कहानी होता और कुछ नहीं होता है। जैसे मान लो कि मैंने लॉग 8, है ना, 8 ले लिया और ये रूट में मैंने 8 ले लिया, तो इसका वैल्यू आप कैसे फाइंड आउट करोगे? तो कहोगे कि सर ये जो बेस है ना, उसका मैं कितना पावर लूं कि ताकि ये 8 हो जाए? तो क्या पावर 2 लूंगा तो नहीं हो जाएगा? तो ये 2 हो जाएगा। इस बात को हम लोग फिर ऐसे समझेंगे, 512 टू द बेस 2, तो ये कितना हो जाएगा? 2 का पावर 9 अगर हम लेते हैं तो ये हमारा 512 हो जाएगा, यानी 9 हो जाएगा। ठीक है, आप समझ रहे हो? इसलिए इस अप्रोच से आप क्या कहोगे कि इसका वैल्यू, बेस का पावर अगर हम 2 करते हैं तो वैल्यू हो जाएगा 4, यानी 2 इसका आंसर हो जाएगा। समझ रहे हो? मैं लॉगरिथम पढ़ाया नहीं हूं, सिर्फ लॉगरिथम के बारे में चर्चा कर रहा हूं, टर्म को समझाने की कोशिश कर रहा हूं। आपको टर्म जो है, जब हम फंक्शंस पढ़ाएंगे लॉगरिथम फंक्शंस, तो आपको टर्म के बारे में ऐसा ना फील हो कि आपने कभी सुना ही नहीं है और जानता ही नहीं है, ऐसा फील नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आपको पहले से कुछ सुना सुना रहता है, चीजें देखा सुना रहता है, तो बात करने में भी अच्छा लगता है, नहीं लगता है? जैसे आप मान लो कि कहीं चले गए पार्टी में, अगर किसी से पहले कभी मिले हो, बाय द वे 5 सेकंड के लिए भी गलती से मिले हो और उसका फेस आपको माइंड में बैठ गया हो, तो सडनली आप मिलोगे तो हाय हेलो तो जरूर करोगे, बातचीत तो करोगे। अगर आपने जिससे कभी मिला ही नहीं हो, उससे बात करने में थोड़ी सी झिझक होती है नहीं होती? यही बात है यहाँ पर भी। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, एल एन एक्स के बारे में हम लोग क्या स्टडी करने वाले हैं भाई साहब? वो लॉगरिथम था जिसमें लॉगरिथम में हम लोग दो टाइप का लॉग के बारे में स्टडी करते हैं, जिसपे हमारा बेस पे डिपेंड करता है। एक हमारा बेस ई होता है और दूसरा बेस हमारा 10 होता है। ठीक है, तो इस चीज को आप ध्यान दोगे। क्लियर है? चलो, तो यहाँ पे हम लोग जो स्टडी करने वाले हैं एल एन एक्स के बारे में। अब ये क्या रिप्रेजेंट करता है? लॉग ऑफ एक्स हुज बेस ई। मेन ये इस पे मुद्दा है। अगर आपको एल एन एक्स दिखाई दे रहा है तो आप बेस में ई ही कंसीडर करोगे हमेशा के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे एल एन एक्स को मैंने बोला है log x to the base e। ओके, ठीक है। ln x sometimes also called a natural log। आप जनरली ये भी बोल सकते हो log x to the base e, अर्थात ln x को नेचुरल लॉग भी बोल सकते हो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ln 7 को हम लोग लिखेंगे क्या? log 7 to the base e। ln 5 को हम लोग क्या लिखेंगे? log 5 to the base e। अगर आपको इच्छा है कि ln 7 to the base e, तो क्या हो जाएगा बच्चों? सॉरी, आप जो है बेस में e नहीं लोगे। क्यों? क्योंकि जब आपने ln लिया है तो इसका मतलब हो गया log 7 to the base e। अगर ln आपने 3/2 to the base e लिया है, फिर मैंने क्या कंसिडर कर लिया? चलो, समझ रहे हो आप ना? हाँ, तो इसको भी आप लिखोगे log 3 to the base 2 और सॉरी 3/2 to the base e। ओके, हम लोग log के बारे में ऐसे समझते हैं। अब यहाँ पे LGX है, यहाँ पे lnx था, यहाँ पे LGX है। इन दोनों में रिलेशन भी होता है, रिलेशन में अलग से प्रूफ करूंगा। ठीक है, इन दोनों का कितना मल्टीपल एक दूसरे का बराबर होता है। ठीक है, मीनिंग ऑफ LGX, LGX रिप्रेजेंट log ऑफ x हुज बेस 10। देखो, इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है? एक में बेस e लिया है, दूसरे में बेस 10 लिया है। ठीक है, तो इस बात को आप ध्यान दोगे, अच्छे से फोकस करना मेरे भाई। ठीक है, यहाँ पे बच्चों को ना बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है। ठीक है, कभी LG ले लिया, कभी LN ले लिया। सर LN और LG है क्या? अगर आपने कभी कैलकुलेटर यूज किया होगा तो आप वहां पे ऑब्जर्व करना, सिंपल कैलकुलेटर, साइंटिफिक कैलकुलेटर की तो बात ही नहीं मैं कर रहा हूँ, उसका तो बात करूंगा, उसको चलाने के लिए मैं सिखाऊंगा आप लोगों को। ठीक है, साइंटिफिक कैलकुलेटर को यूज वही करेगा बंदा जो क्लास 12 तक मिनिमम अच्छा नॉलेज रखता हो, वही साइंटिफिक कैलकुलेटर को समझ पाएगा। अदरवाइज साइंटिफिक कैलकुलेटर उसके समझ से बाहर है। ठीक है, जनरल कंपटीशन वाले बच्चे तो कभी साइंटिफिक कैलकुलेटर तो छुएंगे तक भी नहीं, उसका तो कीबोर्ड भी नहीं उसको पता रहेगा। ठीक है, तो आप समझना इस बात को। LGX जो है, अब यहां से क्या बात है भाई साहब, लॉग, इसमें सारा इन दोनों में क्या चीजें चल रहा था? एक में बेस ई और एक में बेस 10। नेचुरल लॉग, ऐसे हम लोग कॉमन लॉग बोलेंगे। यहाँ पे मैंने मेंशन किया है कॉमन लॉगरिथम्स के बारे में। ठीक है, तो
दोनों में क्या डिफरेंस रहा, एक में बेस ई रहा, एक में बेस 10 रहा, ठीक है, बाकी सारा प्रोसीजर वही रहा, ठीक है। log e टू द पावर x मैंने ऐसा कुछ लिखा है, समटाइम्स कॉल्ड कॉमन लॉगरिथम्स, दिस LG7 मैंने अगर लिखा है, ठीक है, LG7, तो इसका मतलब हो गया log 7 टू द बेस 10, ठीक है। अगर मैंने log 10 ले लिया, ठीक है, तो इसको आप log 10 टू द बेस 10 लिखोगे, अर्थात इसका वैल्यू क्या हो जाएगा भाई साहब, 1 हो जाएगा। जब बेस एंड आर्गुमेंट इक्वल होता है तो वैल्यू 1 होता है। इस बात को हम अब भी नहीं, थोड़ा धैर्य रखो, जब स्पेशलाइज करेंगे फंक्शंस को, क्लासिफाइड करेंगे, देन हम लोग अच्छे से बारीकी ढंग से एकदम विथ ग्राफ अप्रोच से हर एक पॉइंट को कवर करेंगे, ठीक है, मजा आ जाएगा, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। मीनिंग ऑफ समेशन, भाई साहब इससे तो आप लोग परिचित ही होंगे, आपका क्लास 7, 8, 9, 10 स्टैटिक्स में पढ़े होगे क्या, पढ़े होते ना, नहीं पढ़े थे, पढ़े थे स्टैटिक्स में, ठीक है। इस तरह का सिग्मा या समेशन जिसको बोलते हैं, इसका यूज आपको कैसे कन्वर्ट होता है इंटीग्रेशंस में वो भी मैं बताऊंगा, बट अभी नहीं, ये चीजें मैं 12th वाले में बताता हूं, या जेई जो बच्चे होते हैं 12th वाले, उसमें इससे, इस समेशन वाला सिंबल से हम लोग ट्रांसफर करते हैं ऐसे, और ये लोअर लिमिट है, ये अपर लिमिट यहाँ यहाँ शिफ्ट होते हैं, ठीक है। इस सिंबल से ये सिंबल में हम लोग ट्रांसफर करते हैं, इसका मतलब भी जोड़ना, इसका मतलब भी जोड़ना, लेकिन ये वाला सिंबल तब यूज करते हैं जब कोई फंक्शंस के बारे में स्टडी करते हैं, और फंक्शंस को ऐड करना हम लोग देखते हैं कि चलो भाई इसको ऐड करो, जो चीजें वेरी कर रही हो, फिक्सेबल नहीं हो, एक लिमिट डाल दिया गया हो, इस बीच से इस बीच में आप एरिया फाइंड आउट करो, देन हम लोग इस सिंबल्स का यूज करते हैं, ठीक है। तो चीजें आप समझना, पहले हम लोग समझते हैं मीनिंग उसका क्या कहना चाह रहा है। चलें बच्चों आते हैं, इस सिग्मा का मतलब क्या है, समेशन है ना, रिप्रेजेंट सम ऑफ सिमिलर टर्म्स, ठीक है, या कंटिन्यूड सम भी हम लोग बोलते हैं, कंटिन्यूड सम या सिमिलर टर्म को हम लोग क्या करते हैं बच्चों, ऐड करते हैं, समझना, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, मीनिंग ऑफ सिग्मा या समेशंस विथ लोअर एंड अपर लिमिट, ये अपर में जो है बच्चों, इसका जो सर के ऊपर है ये अपर लिमिट हो गया, और नीचे जो होता है वो लोअर लिमिट होता है। अगर इसने इस तरीके से लिख रखा है समेशन r इज इक्वल टू 1 टू n और ये ए आर, तो इसका मतलब हो गया ये आर वेरी फ्रॉम 1 टू n, इसको पढ़ेंगे समेशन ए आर आर वेरी फ्रॉम 1 टू n, ओके। इसे आप कैसे पढ़ोगे, समेशन ए आर आर वेरी फ्रॉम 1 टू n, ओके। चलो, तो इस बात को हम लोग कहेंगे वेरी जो कर रहा है वो आर कर रहा है, कहां से कहां तक, 1 से लेकर के n तक, तो इस बात को बोलोगे a1, ठीक है। ये समेशन का मतलब होता है प्लस, एंड अगेन आपका 1 का क्लियर, देन आपका 2, a2 प्लस a3 प्लस डॉट 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 an तक जाओगे, इससे आगे आप नहीं जाओगे, क्यों, क्योंकि आपका अपर लिमिट n ही है, ठीक है। इस तरीके से आप इसको बोल सकते हो कि मान लो भाई साहब r है और r वेरी फ्रॉम 1 टू 10 है, तो इसका मतलब हो गया आप 1 लिखोगे प्लस, फिर 2 लिखोगे प्लस, 3 है ना, फिर समेशन का मतलब प्लस, फिर 3 के बाद अगला नंबर कौन आने वाला, 4, 4 के बाद प्लस का साइन, क्योंकि वो समेशन है, प्लस डॉट 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 आपका कहां तक जाएगा, फाइनली 10 तक जाएगा। क्लियर है, हाँ या ना बोलो। चलो, ये चीजें वही है, आर वेरी फ्रॉम 1 टू n मैंने लिखा है, चीजें समझ रहे हो आप लोग। ये स्क्वायर का मतलब भी वही चीज है, आर का जो है आप वैल्यू बार बार रखोगे, 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर कहां तक जाना है, तो 12 का स्क्वायर तक, ठीक है। कोई दिक्कत है बच्चों तो बोलो, इसका मैंने समझाया अभी। तो ये क्या करोगे, 2 से चल रहा है तो इसको मैं अभी बता रहा हूं, फिर से आप समझना। इसको आप कैसे लिखोगे, इसमें दे रखा है समेशन 1 बाई के वेरी फ्रॉम 2 टू n, ओके। इसको आप बोलोगे 1 बाई 2 प्लस 1 बाई 3 प्लस 1 बाई 4 प्लस डॉट 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 प्लस 1 बाई n, इसको आप ऐसे लिखोगे। क्लियर है ना बच्चों, इसका क्या समझोगे, कैसे लिखोगे इसको,
समेसन आर बराबर 1 से लेकर के 12 तक ऐसे भी पढ़ता है बच्चा लोग, मैंने देखा है। ये आर इंटू आर प्लस वन, आर इंटू आर प्लस वन, इसको जब खोलोगे तो कैसे हो जाएगा, आर का वैल्यू 1 से स्टार्ट करना है और ये आर प्लस वन जा रहा है, तो 1 इंटू टू प्लस क्या हो जाएगा बच्चों 2 इंटू थ्री प्लस 3 इंटू फोर प्लस डॉट डॉट डॉट। ठीक है, आर का वैल्यू रखना है, फिर 12 हो जाएगा और 13 हो जाएगा, हो गया बस, और कुछ नहीं था। यही क्या है, इसका रेसिप्रोकल है, यही चीज आपको डिनोमिनेटर में चलता रहेगा, इसको भी समझो। समेसन r इज इक्वल टू 1 टू 12 है ना, 1 डिवाइड बाई r इंटू आर प्लस वन। इसको आप कैसे ब्रेक करोगे, 1 है ना, 1 इंटू टू प्लस का 2 इंटू थ्री प्लस डॉट 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 आपका हो जाएगा 12 यहाँ पे रखो, इंटू का 12 प्लस 1 13 हो गया। क्या ख्याल है आपका, बताइए जल्दी जल्दी, सही है। चलो आगे क्या है कि कुछ आपके लिए छोरा है, तो इसको हम लोग पहले समझते हैं। जैसे ये समेसन क्या है, 3i डिवाइड बाई आई प्लस टू और i वेरी फ्रॉम 0 टू 20, तो इसको आप कैसे ब्रेक करोगे, इसको आप ब्रेक करोगे 0 है ना, 3 इंटू आई है तो आई का वैल्यू आप 0 से स्टार्ट करोगे तो 0, ठीक है, 0 बाई टू प्लस 0 दिस हो गया। अभी आई का 1 यानी 3 इंटू वन डिवाइड बाई क्या हो जाएगा बच्चों 1 हो गया, 1 प्लस टू प्लस डॉट 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 प्लस ये क्या हो जाएगा आपका 3 इंटू 20 और डिवाइड बाई 20 प्लस का 2, ये इस तरीके से ब्रेक हो जाएगा। इसको आप देखोगे तो इसको आप कैसे ब्रेक करोगे, अर्थात ये ब्रेक किया हुआ पार्ट है ऑलरेडी, तो 1 का स्क्वायर सॉरी यानी 2 का पावर 1 है, 2 का पावर 2 है, 2 का पावर 3 है प्लस डॉट 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 2 का पावर n है। इसको हम लोग कैसे एज्यूम करते हैं, चीजों को समझना। ये जो वेरी कर रहा है सिर्फ पावर वेरी कर रहा है, फिक्स कौन सा नंबर है 2 है, तो आप लिखोगे समेसन, ये जो फिक्स है उसको मैंने डाल दिया और ये जो वेरी कर रहा है यहाँ पे डाल दिया r या k या n, जो भी डालना है डाल देना, ठीक है। यहाँ पे r का वैल्यू कहां से कहां तक जा रहा है 1 से लेकर के n तक जा रहा है, तो आप इस तरीके से ऐसे लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं ना है। चलो अब आते हैं हम लोग मीनिंग ऑफ समेसन विदाउट लोअर एंड अपर लिमिट। अभी मैंने आपको बताया समेशंस में, तो उसमें हमने क्या सीखा, लोअर लिमिट या अपर लिमिट मुझे गिवन था, बट इसमें क्या है अपर या लोअर लिमिट की बात ही नहीं कर रखा है नहीं किया है, तो आप कैसे कहोगे, तो ये क्या बताना चाह रहे, रिप्रेजेंट सम ऑफ ऑल टर्म्स फॉर्म्ड सिमिलर टू टर्म अंडर है ना दिस बाय गिवन क्वांटिटीज और गिवन नंबर्स। जो भी चीजें आपको एक जैसा लगे वो चीजें आपको उसी के तरीके से लिखना है समेसन में, ठीक है। बस अब यहाँ पे जैसे मैंने 3 नंबर्स को कंसीडर किया ए बी सी, ठीक है, तो अगर सिग्मा ए की बात कर रहा हूं मैं, तो सिग्मा ए का मतलब हो गया ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है, इस तरीके से आपको समझना पड़ेगा। इसी को मैंने क्या लिखा है, समेशन ए बी रिप्रेजेंट सम ऑफ ऑल टर्म्स फॉर्म सिमिलर टू ए बी, ठीक है, विथ 3 quantities ABC, other similar terms of AB formed by ABC and BC या CA। इसका मतलब हो गया कि समेशन AB अगर लिखा हो समेशन BC के बराबर हो जाएगा, समेशन CA के बराबर हो जाएगा, ठीक है, बात वही हो रही है। इसको हम लोग कैसे समझेंगे, एक साइक्लिक ऑर्डर होता है, ठीक है। ये जनरली आपका जब हम लोग क्लास 12th या 11th वाले बच्चे जो हैं, आप स्पेशल टॉपिक क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बारे में जब स्टडी करोगे तो ये साइक्लिक ऑर्डर वहां पे यूज होता है। व्हाट इन केस थोड़ा सा आगे जाते हो क्वाड्रेटिक से आगे तो क्यूबिक इक्वेशन आता है, ठीक है। एंड नेक्स्ट आप बीटेक करोगे तो वहां पर आपका 4th डिग्री 5th डिग्री 6th डिग्री एन डिग्री का हम लोग क्या करते हैं, इक्वेशंस का रूट फाइंड आउट करते हैं और देखते हैं, चीजों को जनरलाइज करते हैं हम लोग, ठीक है। इसी टॉपिक्स को समराइज करके एक नया सब्जेक्ट बनाया है थ्योरी ऑफ इक्वेशंस, ठीक है। ये हमारा अंडर ग्रेजुएट वाले बच्चों को स्पेशल एक बुक ही पढ़ना है, ठीक है, उस पे भी फोकस करना आप लोग, ठीक है, अंडर ग्रेजुएट वाले बच्चे जो हैं। और क्या है, जो बीटेक वाले बच्चे होते हैं उनके लिए थोड़ा सा समराइज किया है, ठीक है। बीटेक में उतना मैथमेटिक्स नहीं है पढ़ना जितना अंडर ग्रेजुएट में है या पोस्ट ग्रेजुएट में है, ठीक है।
बीटेक में सिर्फ समरी टाइप का दिया है, बहुत सारा ज्यादा प्रैक्टिस प्रॉब्लम भी नहीं दिया है, बहुत ही ऊपर ऊपर जो हाँ मेन दिया है एप्लीकेशन टाइप दिया है। ठीक है, आप जो क्लास 11th और 12th में मैथमेटिक्स पढ़ रहे हो और मैं पढ़ा रहा हूँ, इस कॉपी को अच्छे से रखना, बीटेक में बहुत काम देने वाला है, क्योंकि मैं चीजों को हूँ कहाँ बीटेक में ले जाकर के अच्छे से वहां पे इंक्लूड करके मैं छोड़ने वाला हूँ। ठीक है, तो आप लोग बी केयरफुल, ओके, ध्यान देना। तो यहाँ पे क्या है, समेशन ए बी जो है, इसका मतलब क्या है, इसका पैटर्न को समझना। ए बी, तो ए बी, ठीक है, ए बी प्लस का क्या हो जाएगा बच्चों, बी सी प्लस का सी ए। ठीक है, हेंस इसी तरीके से जो है हम लोग सिग्मा या समेशन ए बी या समेशन बी सी या समेशन सी ए के बराबर होगा, हम इस तरीके से उसको लिख सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से मैंने इसके बारे में मैंने बता दिया है। ठीक है, अब समेशन ए है तो इसका मतलब ए प्लस बी प्लस सी बोल सकते हो, या फिर आप बी बोलोगे तब भी ए प्लस सी, और सी बोलोगे तब भी आपका ए प्लस बी प्लस सी ही होगा। अगर इसने समेशन ए स्क्वायर दे रखा है तो इसका मतलब हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, या बी स्क्वायर में दे रखा है तब भी आपका होगा क्या, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे उसी तरीके से इसने बोल रखा है फर्स्ट टर्म का स्क्वायर है। ठीक है, फर्स्ट टर्म का ये स्क्वायर बोला जा रहा है, तो समेशन ए स्क्वायर बी। तो इसमें एक चीज आप ऑब्जर्व करना, सेम सेम टर्म वाले के साथ नहीं लेना है, कभी नहीं लेना है, कभी नहीं लेना है। तो इसको लिखने का पैटर्न क्या हो जाएगा, समेशन ए स्क्वायर बी तो समेशन ए स्क्वायर बी समेशन ए स्क्वायर सी। ठीक है, फिर अगला करोगे बी स्क्वायर ए के साथ बी स्क्वायर सी के साथ, फिर अगला सी को करोगे सी स्क्वायर ए के साथ सी स्क्वायर बी के साथ। क्लियर है ना, चीजें क्लियर है भाई साहब। चले आगे, इसी तरीके से जो है बच्चों, ये यूज होगा आपका जब क्यूबिक इक्वेशन जब आप सोल्व करोगे, तो आपने जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में कैसे सोल्व किया था, तो आपने पढ़ा था क्या क्या, सम ऑफ फ्रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स। ठीक है, तो दो गो ही था, लेकिन क्यूबिक में तीन चलता है, तीन रूट आएगा, तो सब का सब एक बार सेपरेटली सम करोगे, दो दो का सम करोगे, दो दो को प्रोडक्ट का सम करोगे, एक बार तीनों का प्रोडक्ट होता है। तो इन सारे का रिलेशन जो होता है इसमें हम लोग यूज करते हैं, और साइक्लिक ऑर्डर से ही उन सारे चीजों को हम लोग ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, अब ये समेशन अल्फा जो है, इसका मतलब हो गया, मान लो कि हमारे पास बाई क्वाड्रेटिक है, 4 डिग्री का इक्वेशन है, और उसके पास चारों का सम पूछना है, तो ये चीजें आप कैसे करोगे, वो सारे चीजें हम लोग इसी से हम लोग स्टडी करेंगे। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा है हमारा, इसका मतलब हो गया हम इतना को इतना डायरेक्ट वहां पे लिखेंगे बाय द वे। ठीक है, तो आपको समझना पड़ेगा, ये दो दो का प्रोडक्ट का सम है, ये तीन तीन का प्रोडक्ट का सम है, ये इसने इस पैटर्न पे पकड़ा है कि सबको सेपरेटली स्क्वायर करके ऐड कर रहा है। ठीक है, तो ये दो दो का स्क्वायर का प्रोडक्ट है, तो आप सिंपल क्या करोगे, जितना भी रूट है इस साइकिल पे डाल दोगे। ठीक है, डाल दिया सर, चलो सर पकड़ लो, अल्फा बीटा अल्फा बीटा अल्फा गामा अल्फा गामा। ठीक है, फिर अल्फा डेल्टा। ठीक है, यहां तक हो गया कवर। अब अल्फा को करो कैंसिल, बच गया बीटा गामा, तो बीटा गामा, फिर बीटा डेल्टा, फिर बीटा का करो कैंसिल, फिर आपको क्या करना पड़ेगा, गामा डेल्टा। समझ में आ रहा है, ठीक है, उसको मैं थोड़ा सा इरेज कर लेता हूं, जल्दी जल्दी हो जा, जल्दी जल्दी। हाँ, हाँ, हो गया। अब तीन तीन गो का है, तो तीन तीन गो को मैं कैसे करोगे, अल्फा का पकड़ो तीनों के साथ करो, तो तीन तरीका से हो जाएगा, अल्फा बीटा गामा अल्फा बीटा गामा अल्फा गामा डेल्टा अल्फा गामा डेल्टा, फिर अल्फा बीटा डेल्टा, अब फिर हमारा अल्फा का काम कैंसिल, फिर हो गया बीटा गामा डेल्टा। ठीक है, ये हमारा स्क्वायर, तो आप पैटर्न पकड़ ही रहे हो कि आपका ये स्क्वायर हो गया। नेक्स्ट, इस तरीके से जो है आपको मैंने ये चीजें आपको समझाने की कोशिश किया है, इसको मैं प्रूफ करूंगा। ठीक है, अलजबरा में चलेगा तो प्रूफ हो जाएगा। चलो देखो, ये सम ऑफ ए नेचुरल नंबर्स का सम हो जाता है, स्क्वायर का सम या क्यूब का सम, ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, दिस। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है आपके लिए। चलिए आज के लिए इतना ही, बाकी हमारा एक लेक्चर और इस पे हमारा है, एक कंटिन्यूड प्रोडक्ट बच रहा है इस पे हमारा। ठीक है, और अगेन हमारा नेक्स्ट टॉपिक आएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बच्चों, एंड धन्यवाद एंड बाय बाय एंड टेक केयर। अच्छे से आप लोग स्टडी करते रहो।